दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिड डे मॉर्निंग न्यूज़ थोड़ा देर से। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ईरान ने दी दुश्मनों को सीधी वार्निंग, कहा ऐसा हमला होगा जो भूल नहीं पाओगे। हुथीज के सुप्रीम लीडर की खुली धमकी, सऊदी अरब और यूएई से कहा अब फैसला कर लो। यमन में अमेरिका की बमबारी, हवाओं से आई मौत। हमास ने किया इसराइल पर कई महीनों बाद सबसे बड़ा रॉकेट अटैक, आयरन डोम फिर हुआ फेल। गजा के 6 लाख बच्चे हो सकते हैं जिस्म से माजूर, खतरनाक बीमारी फैलने का खतरा। और लेबनान में फिर हुआ जानलेवा हमला। उधर सीरिया में 100 केमिकल वेपन साइट्स की तलाश, तो तुर्की में एर्दोगान को मुश्किल में डालने वाली कैंपेन शुरू। सवाल खैर, माजरत कि देर से आया। बढ़ते आगे। ईरान पर हमले की चर्चा तेज है। इस बीच ईरान के टॉप जनरल ने एक बड़ी वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान किसी भी हमले का सख्त जवाब देगा। ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकेरी ने कहा है कि अगर किसी ने भी ईरान के बॉर्डर्स पर या उसके इंटरेस्ट की जरा सी भी खिलाफ वर्जी की तो ईरान ऐसा सख्त जवाब देगा कि दुश्मन अपना कदम उठाने पर पछताएंगे, सोचेंगे कि हमने ऐसा किया ही क्यों। इतवार को सीनियर मिलिट्री अफसरों के साथ एक मीटिंग में जनरल बाकेरी ने कहा कि ईरान ने पहले ऐसे डिटेल्ड प्लान पहले से ही बना रखे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी पावर का सैलाब, हमारी ताकत का सैलाब दुश्मनों को फौरन बहा ले जाएगा। बस रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह ख़ामेनी का हुक्म मिलने का इंतज़ार है, देर है। जनरल बाकेरी ने दुश्मनों को वार्निंग दी कि ईरान का जवाब सख्त होगा और ऐसा होगा जिससे मिलने वाला नुकसान कभी भरा नहीं जा सकेगा। ईरान से ही एक और खबर है। ईरान ने कहा है कि यूरोप गलत साइड पर खड़ा है, वो इसराइल को खुश करके हिस्ट्री के खिलाफ जा रहा है। हेडलाइंस यही कहती है। खबर क्या कहती है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा है कि यूरोप इस वक्त हिस्ट्री के गलत साइड पर खड़ा है क्योंकि वो इसराइल को खुश करने में लगा हुआ है। ये बात कभी अच्छे तौर पर नहीं लिखी जाएगी। उनका कहना था कि यूरोप रूल ऑफ लॉ को इग्नोर कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है। इस्माइल बागई ने यह बात अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की। उनका यह बयान नेतन्याहू के हंगरी के ऑफिशियल दौरे के बाद आया है, जबकि नेतन्याहू के ऊपर गजा में वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के इल्जाम में आईसीसी का वारंट कटा हुआ है, आईसीसी से वारंट निकला हुआ है। क्या कहा था हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने, हमने आपको बताया था। वो फाउंडिंग मेंबर था आईसीसी का, हंगरी, लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि बेंजामिन नेतन्याहू का लाल कालीन पर इस्तकबाल करना है और इसके लिए हम आईसीसी की मेंबरशिप को छोड़ रहे हैं। इस पर यह बयान आया है। अब बात यमन की। यमन के हुथीस जो हैं, उनकी सुप्रीम लीडर ने अरब ममालिक को सख्त वार्निंग दी है। सैयद अब्दुल मलिक अल हुथी, ये सुप्रीम लीडर हैं अंसर अल्लाह मूवमेंट के, हुथीस के। इन्होंने एक बार फिर साफ और दो टूक अल्फाज में पड़ोसी ममालिक खासकर सऊदी अरेबिया और यूएई के हुक्मरानों को वार्निंग दी है कि वो अमेरिका के यमन पर हमलों में शामिल ना हो, साथ ना दें, कोई फ़र्ज अदा ना करें अपना दोस्ती का। अपने एक अहम खिताब में अब्दुल मलिक अल हुथी ने सऊदी अरेबिया और यूएई को साफ पैगाम दिया कि यमन की जंग सिर्फ इसराइल और अमेरिका के खिलाफ है और किसी और मुल्क के खिलाफ है ही नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं। हुथी लीडर ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर यमन के खिलाफ काम करना इसराइल का साथ देने के बराबर है और हम ऐसा मानेंगे। सना की फॉरेन मिनिस्ट्री के एम्बेसडर हैं अब्दुल्ला अल साबरी, उन्होंने भी ये वजाहत की कि हुथीस के सुप्रीम लीडर की वार्निंग सऊदी अरब या अमेरिकी हुक्मरानों को किसी भी अमेरिकन एग्रेशन में मदद देने के इरादों को पहले से ही रोकने के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर कोई फिर भी ऐसा करता है, अमेरिका की मदद करता है, तो उसके नतीजे बहुत सख्त होंगे। यानी ये अरब ममालिक को सीधी धमकी है कि बच्चों समझ लेना, ज़्यादा तुमने जय वीरू खेला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उनका ये भी कहना था कि यमन पर हमला करना मतलब ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करना है और अगर किसी ने सीधा हिस्सा लिया तो यमन का जवाब बेरहम होगा। अब इन्होंने तो धमकी दे दी। अरब ममालिक अगर मदद करने पर आए सऊदी अरब और यूएई अमेरिका की, तो यमन के हुथीस क्या कर लेंगे? उन्हें एक और मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ेगी। जबकि अभी
2 रोज पहले ही सऊदी अरब ने भी, आई थिंक कतर ने भी ये बात कही, कुवैत ने, कतर नहीं, कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी और मुल्क पर हमला होने के लिए नहीं करने देंगे। और ये बात पेज़ेशकियान से कही ईरानी प्रेसिडेंट, तो वो बात तो यमन पर भी लागू होती। खैर फिर भी यमन की धमकी थी, वो आपको बता दिया। यमन की हुतीस का कहना है कि अमेरिका की ताज़ा एयर स्ट्राइक ने सना में कम से कम 4 लोगों की जान ले ली है। ये हुतीस और यमन से रिलेटेड दूसरी खबर है। हुती अथॉरिटीज़ के मुताबिक इतवार को यमन के जो अंसारुल्लाह मूवमेंट के कंट्रोल वाले इलाकों की दारुल हुकूमत है सना, वहाँ पर अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स ने घर को निशाना बनाया, जिसमें 4 लोग हलाक हुए, 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। अल मसीरा टीवी या अल मसीरा नेटवर्क, मीडिया नेटवर्क, ये हुथीस का सैटेलाइट न्यूज़ चैनल और मीडिया हाउस है, वेबसाइट वगैरह। इन्होंने एक ऐसी फुटेज भी दिखाई जो हम आपको नहीं दिखा रहे, जिसमें एक 2 मंजिला इमारत को गिरते हुए देखा जा सकता है। ये स्ट्राइक इसी घर पर हुई थी, ये बताया गया। उधर व्हाइट हाउस ने कहा है कि अब तक अमेरिका हुथीस के कंट्रोल वाले इलाके पर 200 से ज़्यादा स्ट्राइक्स कर चुका है, यानी 200 से ज़्यादा बार हमला कर चुका है। लेकिन इसका नतीजा क्या है? 0 है लगभग। हमने परसों आपको रिपोर्ट दिखाई थी, खुद ये माना गया अमेरिकी अखबारों में कि $1 बिलियन के करीब खर्चा पहुंच रहा है और फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ। मतलब न प्रोमिनेंट चेहरे ख़त्म कर पाया अमेरिका और ना कोई बड़ा नुकसान हुतीस का कर पाया। ये अमेरिकी अखबार कह रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद मिला क्या। बढ़ते आगे, इसराइल के चैनल 12 ने यह बताया है कि इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिहैबिलिटेशन डिवीजन ने जंग के शुरू होने के बाद से अब तक 16,500 जख्मी फौजियों और ऑफिसर्स का इलाज किया है। रिहैबिलिटेशन सेंटर एक की बात हो रही है। चैनल ने इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली आर्मी के 7,300 फौजी और अफसर ऐसे हैं जो इलाज ले रहे हैं अब भी, और उन्हें जहनी दबाव और साइकोलॉजिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मर चीफ याकोव नागेल ने वार्निंग दी है कि इसराइली आर्मी में मैन पावर का एक बड़ा क्राइसिस है, यानी कि लड़ने वाले बंदों का टोटा है, भर्ती में लोग ज़्यादा शामिल नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये क्राइसिस 7 अक्टूबर 2023 से पहले भी था, लेकिन उसके बाद ये और ज़्यादा सीरियस हो गया है। नागेल ने यह भी कहा है कि ये क्राइसिस सिर्फ कॉन्स्क्रिप्ट्स और रिजर्व सर्विस तक महदूद नहीं है, बल्कि परमानेंट फौजी जो होते हैं, परमानेंट सर्विसमैन जो होते हैं, वहाँ भी ये कमज़ोरी नज़र आ रही है। मैन पावर की कमी वहाँ भी है। अब गज़ा की खबर लेते हैं। इसराइल ने गज़ा पर नए अटैक्स किए हैं। नासिर हॉस्पिटल के पास जर्नलिस्ट के टेंट्स थे, खेमे थे, उन पर बमबारी की गई। जर्नलिस्ट के 2 लोग शहीद हो गए, 7 लोग जख्मी हो गए, बाकी की तादाद अलग है। इसराइल ने एक बार फिर गज़ा पर इंटेंस बॉम्बिंग की है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल के पास जर्नलिस्ट के टेंट्स को निशाना बनाया गया, 2 लोग शहीद, 7 लोग जख्मी, बुरे हाल हैं। और मैं क्या बताऊं, आप समझिए कि ये नए हमले उस वक्त हुए जब इसराइल की मिलिट्री ने कल 50 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया और सेंट्रल दीर अल बलाह के 5 इलाकों के लोगों को घर छोड़कर भाग जाने का हुक्म दिया। ये जो हमला हुआ जर्नलिस्ट के टेंट में, उसमें सबसे अफसोसनाक मंजर वो था जब जर्नलिस्ट अहमद मंसूर को लोगों ने आग में जिंदा जलते हुए देखा। मैंने वो वीडियो देखा, बस मैं क्या बताऊं। ये सब कुछ एक इसराइली एयर स्ट्राइक के बाद हुआ जो कल रात जानबूझकर जर्नलिस्ट के टेंट पर की गई थी। यही जर्नलिस्ट आईडीएफ के वॉर क्राइम्स को खोलकर दुनिया के सामने रख रहे हैं, इसीलिए ये निशाने पर हैं, वरना जर्नलिस्ट के टेंट पर हमला करने का क्या रीज़न हो सकता है। ये वो जर्नलिस्ट है जो शहीद हुआ। हम इसके पास जो दूसरी इनकी तस्वीर है जो इनकी आखिरी थी वो उसे ब्लर कर रहे हैं। बस आप इनका क्लियर फोटो देख लीजिए ताकि आपके जहन में आ जाए कि कौन जर्नलिस्ट अब इस हमले के बाद दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, हमास ने भी इसराइल पर बड़ा रॉकेट हमला किया है। 10 रॉकेट्स दागे हैं, 1 शख्स जख्मी हुआ है, पहले ही बता दूं। इतवार रात हमास ने साउथ इसराइल पर 10 रॉकेट फायर किए, जो कि पिछले कुछ महीनों में हमास की तरफ से किया गया सबसे बड़ा रॉकेट हमला था। कई महीनों में अभी तक एक साथ 10 रॉकेट हमास ने नहीं दागे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने क्या कहा, उनके मुताबिक 10 में से 5 रॉकेट को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, बीच रास्ते में गिरा दिया रोक कर। लेकिन
बाकी जो 5 बचे थे उनमें से कम एक रॉकेट एशकेलॉन शहर में गिरा जहां नुकसान हुआ। यानी अगर देखा जाए तो हमास के 5 रॉकेट्स को रोकने में इस्राइल का आयरन डोम एक बार फिर से नाकाम हो गया। इस हमले में एक 30 साल का सेटलर हल्का जख्मी हुआ है, उसे रॉकेट के शार्पनर्स लगे हैं। जितनी खबर थी, जितनी सच्चाई थी बता दी। मुझे नहीं पता आपने कहीं भारी तबाही, सब कुछ तबाह, इतने लोग मारे गए देखा हो, आई डोंट नो। मैं खबर के साथ रहता हूँ, दुनिया भर के अखबारों में यही है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से खबर दे देता हूँ, ज़रा इसे गौर से सुनिएगा, चौंकिएगा। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वार्निंग दी है कि 6 लाख से ज़्यादा बच्चे गजा में परमानेंटली फालिज का शिकार हो सकते हैं, हाथ और पैर से माजूर हो सकते हैं अगर उन्हें वैक्सीन न मिली तो। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि गजा में कम से कम 6,02,000 बच्चे पोलियो और दूसरी सीरियस बीमारियों की वजह से परमानेंटली फालिज यानी पैरालिसिस और क्रोनिक डिसेबिलिटीज का शिकार हो सकते हैं। अगर उन्हें जल्द वैक्सीन ना मिली तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में गजा की मिनिस्ट्री ने कहा कि इसराइल गजा स्ट्रिप में पोलियो वैक्सीन के दाखिल होने से पोलियो वैक्सीन को रोक रहा है। ये एक टाइम बम बन चुका है, टाइम बम जो किसी भी वक्त एपिडेमिक यानी वबाई बीमारी को फैला सकता है। गजा से एक और खबर है। गजा की मीडिया ऑफिस ने ये बताया है कि पिछले 20 दिनों में इस्राएली फौज के हाथों गजा में 490 मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। गजा की मीडिया ऑफिस ने बताया कि 20 दिनों के अंदर इजरायली फोर्सेस ने 490 फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि इजराइल जानबूझकर और एक सोची समझी पॉलिसी के तहत फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना बना रहा है और ये सब गजा में जारी जंग के दौरान खुलेआम हो रहा है। दुनिया देख रही है, दुनिया बस देख रही है। गजा का मुस्तकबिल ख़त्म किया जा रहा है। 2-3 खबरें जल्दी आपको बता दें। पहली तो ये है कि लेबनान में फिर से एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने, और इस स्ट्राइक में 2 लोग मारे गए हैं। इसराइली स्ट्राइक साउथ में हुई है। लेबनान की मिनिस्ट्री ने इस बारे में बताया है और ये कहा है कि लगातार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जारी है और इसराइल का यही कहना होता है कि हिजबुल्लाह के लोग थे, हमने उन्हें टारगेट किया, जबकि आम सिविलियंस भी होते हैं जो शहीद होते हैं इसराइली एयर स्ट्राइक्स में। रशिया टुडे की एक पोस्ट है जिसमें लिखा गया, खबर भी यही है कि एर्दोगान के जो सबसे बड़े राइवल हैं, सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं, उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की है पूरे तुर्की में कि वक्त से पहले इलेक्शन करवाए जाएं। यानी आवाम को ये टटोलने की कोशिश हो रही है कि क्या वो इस गवर्नमेंट से उकता चुकी है। ओज़गुर ओज़ेल हैं, हेड हैं तुर्की की CHP पार्टी के। इन्होंने पूरे मुल्क में सिग्नेचर कैंपेन सबसे दस्तखत लेके कि हाँ आप इस हक में हैं कि इलेक्शन पहले करवाए जाएं, ये कैंपेन शुरू की है जो एर्दोगान के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है, जिससे पता चल जाएगा अगर इसके लिए ज़्यादा वोट आए या ज़्यादा सिग्नेचर्स आए तो पता चल जाएगा कि तुर्की में अब एर्दोगान का पॉलिटिकल फ्यूचर हल्के हल्के ख़त्म हो रहा है। 100 से ज़्यादा केमिकल वेपन साइट्स हैं सीरिया में, ये मानना है OPCW का, और उनके साथ मिलकर अहमद अल-शरा की हुकूमत अब काम कर रही है। चूँकि ये साइट्स बताई जा रही हैं कि बशर अल-असद के वक्त की हैं, जब उन्होंने बड़ी तादाद में बड़े लेवल पर केमिकल वेपन बनाए अपने ही लोगों को मारने के लिए और अपने दुश्मनों को मारने के लिए, ये उन पर इल्ज़ाम है। तो OPCW जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स है। इन्होंने कहा है कि अब भी 100 साइट्स हैं, 100 जगह ज़ख़ीरे हैं केमिकल वेपन के, हमें उन्हें ढूंढ कर ख़त्म करना है। फ़िलहाल हम ये बुलेटिन ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।